Hello everyone. Welcome to this webinar by Sri Tara School of Mental Wellbeing. Please show me a thumbs up if you can see me and hear me clearly. Okay. I'm Surbhi Khurana, one of the mentors at Sri Tara. Let me tell you a little bit about Sri Tara. We are a group of mentors who have come together to help you have a better experience of life. That is, have clarity of life. और हम ये कैसे करते हैं? It's a very simple and systematic process. It starts with you writing all the questions that trouble your mind. पहले हम आपसे जो भी आपको सवाल परेशान कर रहे हैं वो लिखने को कहते हैं. And answers that we give you are based on our experiences. That is, we tell you what we do or did for ourselves. We don't give you do's and don'ts. We basically show you all sides of the issue, and then you develop an understanding and awareness. All the mentors at Sri Tara have done this program and work on their own problems first. In today's webinar, we are going to be talking about real and imaginary fears, and also about fear of conflict. In our last webinar, we covered fear of death and fear of public speaking. In case you missed that and you want to listen to it, you can do so on our YouTube channel. Today, firstly, our founder, Mrs. Shanti Pahwa, and co-founder, Mrs. Sumita Sethia, will be talking about real and imaginary fears. Then Mansi will be summarizing their talk. Post that, again, Mrs. Shanti Pahwa and Mrs. Sumita Sethia will be talking about fear of conflict. And then I would summarize their talk. If you want to hear more from us, please subscribe, like, and share our YouTube channel, Facebook page, and our Insta handle. The links for the same have been posted in chat. Also, to get WhatsApp notifications on such webinars, you can join our WhatsApp broadcast list. For that, just WhatsApp us on the mobile number, which is on screen right now, and we will add you to the list. Over to Mrs. Sumita Sethia. एक मिनट, एक कोई टेक्निकल इशू हो गया है, एक सेकंड. जैसा कि शांति जी ने पिछले वेबिनार में कहा कि डर सभी को लगता है और हर डर के पीछे कोई विचार होता है. शांति जी का ये भी कहना है कि हालांकि ये डर अधिकतर लोगों के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं बनता कि उनका रोजमर्रा का जीवन ही रुक जाए, पर फिर भी डर कर जीना हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हार्मफुल है और ये डर हमारे मन और संबंधों के लिए भी डैमेजिंग है. पर साथ ही शांति जी ने ये भी कहा कि कुछ डर तो हमारे लिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं और हमारे लिए जरूरी हैं. तो मेरा आपसे ये प्रश्न है शांति जी कि जरूरी और गैर जरूरी डर के फर्क को कैसे जाना जा सकता है? हाँ सुमिता, बिल्कुल. कुछ डर ऐसे हैं जो नीडेड हैं और जरूरी और गैर जरूरी डर कहने की बजाय अगर हम कहें कि कुछ डर वास्तविक होते हैं और कुछ डर काल्पनिक होते हैं तो ज्यादा उचित होगा. और आज हम इसी की बात करेंगे, यानी आज हम बात करेंगे रियल और अनरियल फियर्स की. यहाँ रियल फियर से मतलब है कि जैसे छत से कूदने का डर रियल डर है तो इससे डरना ही है. सांप, शेर या किसी भी खूंखार जानवर से तो डरना ही है. और अगर कोई गाड़ी पीकर गाड़ी चलाता है तो उसके साथ बैठकर जाने से भी डरने की बात है. सामने से कोई तेज चलता हुआ व्हीकल आ रहा हो तो तुम कैसे किसी को या खुद को कह सकते हो कि डरने की जरूरत नहीं है, निर्भय होकर खड़े रहो, कुछ नहीं होगा. रियल डर के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं. बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेकर नुकसान का डर, शराब या जुए से बर्बाद होने का डर, किसी से मारपीट करने के बाद जेल जाने का डर या जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच जाने का डर. सुमिता, तुम ही बताओ, क्या तुम रिलेट नहीं करती इन फियर्स से? हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ. जैसे कि हम बिना डरे मजे के लिए कार को तेज चलाएं. इस निडरता से हमारे नुकसान की संभावना, या कहना चाहिए कि एक्सीडेंट की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. और सड़क पर मैंने कई बार ये सीन देखा है, आपने भी देखा ही होगा, कि ड्राइव करने वाला निडरता से ड्राइविंग सीट से उतरता है और लड़ाई, गालियां और धक्का मुक्की, मार पिटाई शुरू हो जाती है. उस वक्त हमें इस बात से डरना ही है
कि हो सकता है कि सामने वाला पलटकर इतनी जोर से मारे कि हमें महीनों तक हॉस्पिटल रहना पड़ जाए, या मामला इतना बढ़ जाए कि बात पुलिस या कोर्ट तक पहुंच जाए। तो ये सारे डर ऐसे हैं जिनसे डरना ही हमारी जरूरत है। यानी इस तरह के डर हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, ये नीडेड हैं। तो ये तो हुए वास्तविक डर, पर काल्पनिक डर से आपका क्या मतलब है? काल्पनिक डर उस डर को कहते हैं जो कि तुम्हारी कल्पनाओं में होता है, जबकि हकीकत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कई बार हमारे मन में वो डर घर कर जाते हैं जिनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो हैं अनरियल फियर्स। जैसे कि कुछ लोग ड्राइविंग से डरते हैं, तो कोई स्विमिंग से डरता है, तो कोई लिफ्ट से, और कोई एस्केलेटर पर जाने से डरता है। कोई ये सोचकर डरता है कि छत का पंखा ही ना गिर जाए मेरे ऊपर। ठीक है, अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं, पर वो बहुत ही कम। लेकिन किसी किसी को फियर पूरा ओवर पावर कर लेता है। कोई कहेगा कि मैं तो ड्राइविंग कर ही नहीं सकता, और इसी डर की वजह से वो जीवन भर ड्राइविंग सीख ही नहीं पाता। जबकि तुम जानते ही हो, ड्राइविंग करना ऐसा काम है जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, शहर का हो या गांव का, कभी कभी यूं ही खेल खेल में ही सीख जाता है। ऐसे स्विमिंग भी काफी लोग यूं ही खेल खेल में किसी तालाब या नदी के किनारे पानी में उतरकर सीख ही जाते हैं। और कुछ लोगों पर अगर फियर के विचार हावी हो जाएं तो वो पानी में घुसते ही नहीं। उनका कहना है कि नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है, या मुझे तो वाटर फोबिया है, या खुद के बारे में वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी तय कर लेते हैं कि अगर मैं पानी में घुसूंगा ना तो मैं तो डूब ही जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आप सब भी रिलेट कर ही रहे होंगे मेरी इन बातों से। मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि ड्राइविंग, स्विमिंग या कोई और काम ना सीखने के पीछे कोई कारण रहा हो, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट, मतलब कुछ ऐसा घट गया हो कि उसने डर को बड़ा कर दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि डर तो लगता ही हो और उस काम को सीखने की जरूरत भी ना लगती हो। क्योंकि मेरी एक दोस्त ने गाड़ी सीखने की कोशिश की, तो पहले ही दिन उसने गाड़ी किसी दूसरे व्हीकल से ठोक दी। बस उसके मन में डर बैठ गया और उसने गाड़ी सीखने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का थोड़ा बहुत शौक तो था, पर उसकी जरूरत नहीं थी। उसका काम बिना गाड़ी सीखे भी चल रहा था। हाँ बिल्कुल, किसी काम को करने से डरने के ये कारण भी हो सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि एक काफी कॉमन काल्पनिक डर है, वो है बीमार पड़ जाने का डर। हम जिस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानने लगते हैं, हमें लगता है कि हमें वो बीमारी हो गई है या हो जाएगी। पिछले 2-3 सालों में हम सभी डरे हुए थे कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए, पर अगर बीमार हो ही जाते हैं तो फिर हम अपने ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। ऐसे ही सब फेल होने से डरते हैं, लेकिन जब फेल हो ही जाते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में अपने फेलियर्स को वो प्राउडली दूसरों को बताते भी हैं। ऐसे ही इंसान अपने पार्टनर से अलग होने से, तलाक से डरता है। यंग बच्चे अपने सो कॉल्ड बैड रिलेशनशिप्स को भी चलाए रखते हैं, ब्रेकअप से डरते रहते हैं, भले ही वो लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे का जीवन हर दिन दुभर कर रहे होते हैं। और कुछ लोग अलग हो भी जाते हैं, और कुछ लोग अलग तो नहीं होते मगर साथ होकर भी अलग अलग रहने जैसी अवस्था में जिंदगी भर रहते हैं। लेकिन अलग होने से पहले अलग होने से बहुत डरते हैं, पर अलग हो ही जाते हैं तो फिर कोई जल्दी, कोई थोड़ा वक्त लगाकर उस सबसे बाहर आ ही जाते हैं और अपना अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, दिक्कतें तो आती हैं, पर साथ साथ भी तो दिक्कतें ही थी। कोई भी कपल ऐसा तो होता नहीं कि साथ में खुश थे फिर भी अलग हो गए या ब्रेकअप कर लिया। तो डर हमेशा भविष्य का होता है, वर्तमान में इस तरह के डर का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या ऐसा ही नहीं है? हाँ, सही बात है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कई बार कि हम पहले तो किसी भी निर्णय को लेने से डर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उस निर्णय के बाद की परेशानियां दिख रही होती हैं। और डरते डरते जब वो निर्णय ले ही लेते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। ये अलग बात है कि फिर कोई और डर या परेशानियां हमें घेर लेते हैं। शांति जी, एक और डर जिस पर यहाँ बात करना मुझे जरूरी लग रहा है, वो है भूत प्रेत का डर। हालांकि भूत प्रेत की बातों का वैसे तो कोई महत्व नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे इधर उधर से सुनकर भूतों की बातें करते हैं, तो पेरेंट्स इन बातों से डर जाते हैं। मेरी बेटी भी जब छोटी थी तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मा भूत होते हैं क्या? तो मेरे पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था।
क्योंकि मैं खुद ही क्लियर नहीं थी इस बारे में। हाँ सुमिता, सही कहा तुमने। अगर पेरेंट्स को ही क्लैरिटी नहीं होगी तो वो बच्चों को ठीक से जवाब भी नहीं दे पाएंगे, तो बच्चे और भी डर जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंसान भूतों की बातें सुनकर डर रहा है और कोई दूसरा उसे सहारा देता है, तो वो डरने वाला उस डर की यात्रा में आगे चला जाता है। पर यदि हम क्लियर होंगे तो उस डरने वाले इंसान को सहारा नहीं देंगे, तो अब हमारा जस्तर ये होगा कि इन बातों का कोई खास महत्व है ही नहीं, तो वो डर से वो भी निकल जाएगा। और गांव में ऐसी बातें भी चलती ही रहती हैं कि उसने वो पूजा नहीं की थी, इसलिए उसके घर में कुछ ना कुछ दुख आता ही रहता है, और उसने वो व्रत नहीं किया था, इसलिए उसका हस्बैंड बीमार हो गया। और शहरों में ऐसा चलता है कि इसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा था, इसलिए इसे एंगर इश्यूज हैं, और इसके साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज की घटना हो गई थी, तो ये इरिटेटेड सी, डरी डरी सी रहती है। ये सब ऐसी बातें हैं जिनके लिए आज डरना व्यर्थ है, क्योंकि अतीत के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, करने की जरूरत भी नहीं है। जागकर वर्तमान को बदला जा सकता है, जो हो गया उसे मिटाने की चेष्टा भी करना व्यर्थ है। तुम बस वर्तमान में ऐसे जी सकते हो कि तुम्हारे जीवन से दुख मिट जाए, और ये हो सकता है, असल में यही हो सकता है। तुम कहो सुमिता, क्या ऐसा ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस बात से पूरी तरह से रिलेट कर सकती हूँ। इस प्रोग्राम से पहले मैं या तो पास्ट की घटनाओं से परेशान रहती थी या फिर भविष्य को लेकर डरी ही रहती थी। लेकिन वर्तमान में जीना और वास्तविकताओं को जीने का अनुभव मुझे इस प्रोग्राम को करने के बाद ही हुआ। मुझे लगता है फियर, चाहे वो हाइट का हो, वाटर का हो या फायर का हो या भूत प्रेत का ही क्यों ना हो, इन सभी के पीछे बचपन से सुनी सुनाई बातें, किस्से कहानियों में पढ़ी बातें या मूवीज में देखी हुई बातें ही होती हैं, या कभी कभी कोई बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है। खैर, डरने का कारण कोई भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि डर कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज दवाई खाने से हो जाए। डर के पीछे तो कोई ना कोई विचार है। तो डर के उपाय के लिए पहला कदम तो यही होगा ना कि पहले डर के पीछे मन में चल रहे विचार को जाना जाए। अगर कोई डर रहा है तो उसके मन में क्या विचार चल रहा है, इसे जानने का क्या तरीका हो सकता है? देखो सुमिता, जहां तक उस विचार को जानने की बात है, वो तो वही बता सकता है जो डर रहा होता है। इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं डर के पीछे के विचारों को जानने का। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई 8-10 साल का बच्चा है या फिर कोई टीनेजर डर रहा होता है, पर कहता है मैं तो कुछ बताना नहीं चाहता, तो उससे कहा जा सकता है कि बेटा ये डर आपके मन में है, तुम अगर बताओगे तभी उपाय हो पाएगा, नहीं बताओगे तो उपाय कैसे होगा? उससे खुलकर पूरी बात करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही ऐसा करते हैं, असल में बड़ों का भी ये गोलमोल ढंग है अपनी समस्याओं को कहने का। जैसे अक्सर कोई भी कह देता है कि पता नहीं क्यों आज मन बहुत उदास है, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। तो बच्चे ऐसी बातें हम बड़ों से ही पकड़ते हैं। हम सबके लिए, हाँ, इस सब के लिए क्या किया जा सकता है उसकी बात हम करेंगे अपने आने वाले वेबिनार में। असल में इस तरह के डर पैदा होते हैं कल्पनाओं के कारण। जैसे कि आपका मन कल्पना कर लेता है कि कोई चोर ना आ जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मेरा या मेरे किसी अपने का एक्सीडेंट ना हो जाए। वो चीजें ज्यादातर तो कभी होती ही नहीं, और कभी होती भी हैं तो अलग अलग तरीकों से होती हैं। ज्यादातर हम उन चीजों से डरते हैं जो कभी हुई ही नहीं। तो आपका डर उन चीजों के लिए है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो तुम छुटकारा किससे पाओगे? चाहे वो कोई भी कल्पना हो, कोई भी ख्याल तुम्हें डराए, चोर के आने का ख्याल हो, या ये ख्याल हो कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सका या कुछ बन नहीं सका, या ख्याल हो इस बात का कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़कर ही ना चला जाए। ये डर भले ही काल्पनिक हो, पर समस्या तो वास्तविक है। कोई भी ख्याल ऐसे नहीं आ जाता। यंग एज में बच्चे इधर उधर अपना टाइम खराब करके अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, फिर पछताते हैं, रोते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। कपल्स के बीच में झगड़े होना, एक दूसरे को चीट करना या एक दूसरे को छोड़ देना होता ही है, इसलिए ख्याल आते हैं। बल्कि जब तुम इन वास्तविकताओं के बारे में पूरा सोच लेते हो, हर संभावना को देख लेते हो, तो तुम वास्तविकताओं में जीने लगते हो। तुम्हें दिख जाता है कि हर संभावना तुम्हारे लिए है और तुम हर संभावना के लिए हो, और संभावनाएं बस संभावनाएं ही हैं।
एक एक बात को समझना पड़ता है। समझोगे तो जिस तरह से विचार घूम रहे हैं उसी तरह से निकल भी जाएंगे, पर निकलेंगे वो समझने से ही। ऐसे नहीं कि मैं कह दूं छोड़ो इन बातों को, इनमें क्या रखा है, और तुम इन विचारों को छोड़ दो। क्या ऐसा हो सकता है सुमिता? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बिना समझे कोई भी विचार ना तो पकड़ा जा सकता है, ना ही छोड़ा जा सकता है। अगर डर का कोई भी विचार किसी भी की भी समस्या है, तो ये समस्या कैजुअल ढंग से सॉल्व नहीं होगी। पर सोचते सभी ऐसा ही हैं कि हमें तो बस जल्दी से कोई इंस्टेंट हल मिल जाए, कोई मंत्र, कोई टिप्स मिल जाए। हम सभी का सोचने का यही नॉर्मल ढंग है। पर अगर हमें किसी भी इमोशनल या रिलेशनशिप इशू को डील करना है, तो काम ही करना होगा। और यही हमारी पहली और आखिरी बात है। अब तक डर के विषय में जो बातचीत हमने की, अब मानसी उसे समराइज करेंगी और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ही परिवार में एक दूसरे के नाराज हो जाने के डर में जीते हैं। ओवर टू मानसी। Good evening, everybody. I hope I'm audible. As Shantiji explained, the difference between baseless fear and fear which are worth your attention, which means imaginary fear and real fear. Real fear are those fear which help us to protect ourselves from real dangers. You can even call them safety measures. It's a natural instinct to protect ourselves, to keep us safe from real dangers. And there are other fears which are imaginary, which are baseless. It has no relation to reality. You can say that they're based on many ifs and buts. And sometimes these kind of fears become deep rooted in our life. These kind of fears are baseless. For example, some people are scared of driving, swimming, being in the elevator, or simply standing on an escalator. Sometimes people fear of fan falling off the ceiling. I won't say that this isn't possible, but what are the chances? In fact, it is so common to see that the people are scared of separation or breakups, even though they are fighting on daily basis and making each other's life miserable. And along with it, living in fear of separation before the actual separation happens. And then when separation happens, what happens next? Then life happens. Sooner or later, depending on the individual, they do come out of the grief and move on with life. Of course, that period is extremely painful, but being in that situation where both the partners are living in an unpleasant situation on daily basis is also painful. No one who have separated would ever say, "Oh, we are separated, but we were happy together." This doesn't make sense. Couples are separated because they weren't happy together. This fear of separation before the separation of fear, or the fear of falling sick, or failing in exam in future, these all incidents lie in the future and it has no relevance in the present. And fears which has no relevance in present, how will you cure it? So if you are fearing of failing an exam and for which all you can do is study well, and you've done that, but still living with a what if I fail fear has no solution. Some people fear of the incidents happened in the past. Now, something which has happened in the past can't be undone. Yes, those experiences can be sad, bitter, painful situations, but one can't be fearing it. It is something that has happened in the past. It can't be undone. But yes, you can take measures to prevent it in the future. Also, Shantishi explained us how parents who don't have clarity of situations can misguide their children. Moreover, every fear is driven by a thought, and we cannot stop thought coming to our mind. So in such situation, what can be done is to observe our thoughts which are triggering fear in us. This would be the first step toward resolving your problem. Further, to understand what can be done and to find solutions to your fearful thought, you would have to join us in our next webinar on fear. Now, over to Sumita ma'am. थैंक यू मानसी। अभी तक हमने बात की कुछ रियल फियर्स की, जो कि हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, नीडेड हैं, और हमने बात की इमेजिनरी फियर्स की, जो जीवन के लिए गैर जरूरी हैं। और अब हम बात करेंगे उस इमेजिनरी फियर की जो हमारी डे टू डे लाइफ को काफी डिस्टर्ब करता है, और वो डर है अपने ही घर के लोगों से डरना। मेरा ये अनुभव है कि इस डर के रहते आप ट्रबल फ्री लाइफ एंजॉय कर सकें, ये करीब करीब असंभव है।
एडल्ट और मैरिड बच्चे माँ बाप से डरते हैं कि कहीं हमें डांट ही ना पड़ जाए, या कहीं हमारी किसी बात से इनको इतना दुख ना हो कि ये बीमार ही पड़ जाएं। माँ बाप भी बच्चों से डरते हैं कि कुछ कहा तो ये नाराज ना हो जाएं, या चिल्लाने ही ना लगें, या खाना ही ना खाएं, या घर से ही ना निकल जाएं। एडल्ट भाई बहन, सास बहू सब एक दूसरे की नाराजगी से डरते ही रहते हैं, और ये डर काफी कॉमन है। चलो छोटे बच्चों तक तो डरने की बात समझ में आती है, पर घरों में एडल्ट्स भी एक दूसरे से डर रहे हैं। तो शांति जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? स्मिता, हालांकि डरने या डराने की तो छोटे बच्चों को भी जरूरत नहीं होती, पर फिर भी उन्हें अलग तरीकों से डील करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। खैर, अब देखते हैं कि इस मामले में एडल्ट्स को डर किस बात का लगता है। एक डर होता है कि सामने वाला इतना गुस्सा करता है, इतना चिल्लाता है, या कभी गालियां देकर बात करेगा, और कभी कभी लोग वायलेंट भी हो जाते हैं, कभी खुद को ही मारने लगते हैं या दीवार में सिर पीटने लगते हैं। उससे आप डर जाते हैं और सोचते हैं कि दूसरा जो चाह रहा है ना वो कर देते हैं। तो ये एक तरह का डर है जिसकी वजह से आप उनकी बात मान लेते हैं। दूसरा डर है कि घर का माहौल खराब होगा, घर की शांति भंग होगी, या वो मेरा पार्टनर नाराज हो जाएगा, फिर खाना नहीं खाएगा, या घर से ही चला जाएगा। तो ये प्रेशर डालने का तरीका भी बन जाता है, और आप नहीं चाहते कि घर में क्लेश हो, घर का माहौल खराब हो, या कोई नाराज हो। तो आप सोचते हैं कि चलो छोड़ो यार, चुप ही रहो और उसकी बात मान लो। इसलिए तो कहा गया है कि कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, और कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। अब तुम ही बताओ स्मिता, क्या ऐसा नहीं है? हाँ, बात तो यही है कि क्लेश के डर से मन ना होते हुए भी सामने वाले की बात माननी पड़ जाती है। पर देखा जाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि परिवारों के अंदर हम एक दूसरे से डरे रहते हैं। हमारा हर वक्त एक ही काम रह जाता है कि हर कदम संभाल संभाल कर रखना है। मैं कुछ ऐसा ना कह बैठूं, ऐसा ना कर बैठूं कि सामने वाला नाराज हो जाए। अब आप ही बताइए, क्या ये एक तरह का डोमिनेशन नहीं है? हाँ सुमिता, ये बात सही है कि ये एक तरह का डोमिनेशन ही है, पर इस डोमिनेशन का इलाज दूसरे की हर बात मानने में नहीं है। पहले तो आप ये देखें कि कहीं आप तो अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे। ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का। और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर जो भी कर रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर हो या घर का कोई और सदस्य, कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए आप पर चिल्लाता है या नाराज होता है, गुस्सा करता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में अनेकों लोग गुस्सा होते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। उनके मूड को संभाले रखने के लिए आपके डर डर कर रहने से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी। अगर आप ऐसे ही उनकी बात मानकर शांति बनाए भी रखते हो, तो आपको लगता है कि चलो कम से कम घर में लड़ाई तो नहीं हो रही, घर में शांति तो बनी हुई है। लेकिन असल में ये घर की शांति नहीं है, ये तो शांति का भ्रम है। जिसको ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती है, उसका मन बहुत अशांत हो जाता है, और इस वजह से लड़ाई हो जाने का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। और इस तरह घर की शांति के नाम पर तो एक ने दूसरे को दबा रखा है। इससे अच्छा तो ये है कि दोनों आपस में बराबर हैं और लड़ रहे हैं, कोई किसी को दबा नहीं रहा। वैसे भी हमेशा डरे डरे रहने से अच्छा है कि एक बार खतरे का सामना कर ही लिया जाए। सुमिता, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हस्बैंड वाइफ का साथ क्योंकि सबसे ज्यादा और लंबे समय के लिए होता है, तो लड़ाई होना नॉर्मल बात है। दोनों दो अलग अलग इंसान हैं, दोनों की अलग समझ है, अलग इच्छाएं हैं, दोनों के अलग अलग विचार हैं, अलग बैकग्राउंड्स, अलग लाइकिंग्स और अलग डिसलाइकिंग्स हैं। तो कॉमन चीजों पर, कॉमन इश्यूज पर लड़ाई होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि लड़ाई से डरकर सामने वाले की हर बात मान लेना समस्या का हल नहीं है, बल्कि बेहतर स्थिति ये है कि दोनों एक साथ रहते हुए इक्वल फील करें, कोई एक दूसरे को डोमिनेट ना करे, ना ही खुद को डोमिनेट होने दे, ना ही कोई भी किसी को कंट्रोल करे। हाँ सुमिता, क्योंकि डोमिनेट होने से या कंट्रोल होने से रिजेंटमेंट डेवलप होता है। ये आपका राइट है कि आप दूसरे की बात से डिसएग्री कर सकें और कह सकें कि मुझे आपकी बात मानने में ये दिक्कत है। ये आपकी अपने प्रति ड्यूटी भी है कि खुद पर किसी की जबरदस्ती ना होने दें। अगर आपका कुछ करने का मन नहीं है तो आप मना करें, ये आपका हक है।
लेकिन मना करने का कारण आपको स्पष्ट हो और आप दूसरे को भी बता पाएं कि आप क्यों मना कर रहे हैं। और हाँ, लाइफ पार्टनर के साथ बेसिक चीजों के मामले में ये बात फिट नहीं होगी, और वो बेसिक चीजें हैं फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर, सेक्स। पर इसके साथ आपको ये भी समझना होगा कि आपको चीजों पर या स्थितियों पर अधिकार की स्पष्टता हो। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आप प्रवेश ना करें, एक दूसरे की स्वतंत्रता में आप बाधा ना बने। जैसे कि अपनी बोलने की पूरी स्वतंत्रता चाहना और दूसरे को बोलने से रोकना, या तय करना कि वो क्या बोले और क्या ना बोले, कितना ना बोले। इश्यू पर बात करते हुए एक दूसरे के प्रश्नों को बाईपास करना और अपने प्रश्नों के अपनी ही पसंद के जवाब चाहना, ये सब करना दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ही तो है। तो सबसे पहले हमें खुद को देखना होगा कि कहीं हम भी तो यही नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये सब बंद करना होगा, और उसके बाद दूसरे को भी ऐसा करने से रोकना होगा। हालांकि वो तुम्हारे रोकने से एकदम से या एक दो बार में नहीं रुकेंगे, पर तुम्हें इसके लिए लगातार अंडर सुपरविजन काम करना होगा। और सुमिता, तुम जानती ही हो कि हमने भी तो यही किया है। हाँ बिल्कुल, यही तो हमारा प्रोसेस है। और ऐसी ऐसी और भी कुछ उपयोगी बातें हैं जो समस्याओं के रेफरेंस में प्रोसेस के दौरान बताई जाती हैं। और जब हम प्रोसेस में काम करते हैं तो हमें दिख जाता है कि अपने पार्टनर से डरकर उनकी हर बात मान लेना मन की सहज स्थिति नहीं है। लेकिन शांति जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सामने वाले की बात ना मानने से डरता है, वो बात ना मानने के बाद सामने वाले के जेस्चर्स या कहना चाहिए सामने वाले के रिएक्शन से भी तो डरता ही है? हाँ, लेकिन सुमिता, उनके किसी भी जेस्चर से डरना क्यों है? देखा जाए तो स्पाउस का चिल्लाना, गुस्सा करना या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना क्या है? ये सिर्फ कुछ आवाजें हैं या कहें कि कुछ शब्द हैं। हाँ, अपनी बात मनवाने के लिए आप पर कोई हाथ उठाए तो उसे एक पल के लिए भी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप खुद जिम्मेवार हैं। उसे रोकना आपकी जरूरत है। उसे रोकने के लिए आप चिल्ला सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं या परिवार की मदद ले सकते हैं। अगर आप उसे नहीं रोकते तो एक तो आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा सामने वाला भी बस आदतवश ही ऐसा कुछ करता चला जाता है, करके उसे भी पछतावा ही होता है। वो खुद भी अपनी इस तरह की आदतों से निकलना ही चाहता है। वो अपने इस एक्शन से कोई मजे में नहीं होता। और अगली बात है कि अगर वो तुम्हारे किसी बात के ना मानने पर या मना कर देने पर गुस्सा होते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो आपकी वजह से गुस्सा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो अपनी समझ की वजह से गुस्सा हो रहे हैं। आपको गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे के दिमाग की स्थिति आपकी जिम्मेवारी नहीं है। और ऐसे ही अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है या कुछ भी बुरा लग रहा है तो कारण दूसरे नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारी समझ की वजह से ही तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे दिमाग की स्थिति के लिए तुम खुद जिम्मेवार हो। हाँ, अब तुम बताओ सुमिता, क्या ऐसा ही नहीं है? हाँ, ये बात सही है कि हमारी किसी बात से कोई अगर नाराज होता है तो ये प्रॉब्लम नाराज होने वाले की है। पर यहाँ समझने वाली इम्पोर्टेंट और बारीक बात ये है कि ये नहीं कहा जा रहा कि तुम इनसेंसिटिव हो जाओ, सामने वाला परेशान है, गुस्सा है और आप उनकी बात ही ना सुनो, उनकी कोई परवाह ही ना करो। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। कहा ये जा रहा है कि उनकी इस मेंटल स्टेट के लिए खुद को कसूरवार मत ठहराओ। अल्टीमेटली अपने अपने दिमाग को मैनेज करना सबका अपना काम है। आप अगर अपने ऊपर जबरदस्ती को रोकते हो तो ये आपके पार्टनर के लिए भी बेहतर स्थिति होगी। और शांति जी, मुझे तो ये भी लगता है कि ये जबरदस्ती या डोमिनेट करना या होना सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही नहीं चलता। जहां भी को लिविंग होती है वहां ये चलता ही है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे तो हमें बताते भी नहीं कि कब कहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अक्सर बच्चों को लगता है कि हमें हर बात के लिए परमिशन लेनी पड़ती है या झूठ बोलकर काम करना पड़ता है। यहाँ ये बात अक्सर आती है कि आजकल के बच्चे तो रेस्पेक्ट करना ही नहीं जानते। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? असल में रिस्पेक्ट का मतलब लगा लिया जाता है कि बड़ों की हर बात माननी ही है। अगर तुम कोई बात नहीं मानते तो इसे बड़ों का अपमान समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं।
रिस्पेक्ट का मतलब इतना ही है कि आप उनसे ठीक से बात करें, उनकी बात सुने और उनकी बात का प्रॉपर जवाब दें। उनको 21 तोपों की सलामी नहीं चाहिए। बस जब उनको जरूरत है तो उनकी केयर करें। आप उनको अपना टाइम और अटेंशन दें, पर तुम उनकी बात मानने को रिस्पेक्ट से जोड़ते हो। तुम्हें लगता है कि बड़ों की बात नहीं मानी तो ये उनका अपमान करना होगा, और यही उनको भी लगता है कि अगर बच्चों ने बात नहीं मानी तो तुम्हारा अपमान हो गया। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप उनकी कोई भी बात ना माने, और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि उनकी हर बात तुम्हें माननी ही है। बात भाव को समझने की है, और बहुत सी बातें तुम उनकी मानते ही हो। और एडल्ट होने के बाद और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद उम्र मैटर नहीं करती। इसलिए ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ही बच्चों को डोमिनेट करते हो। एक उम्र के बाद बच्चे भी माँ बाप को डोमिनेट करने लगते हैं, जबकि रोजमर्रा में कुछ बेसिक मामले ऐसे हैं जो सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, आपको कहाँ घूमने जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, कितना नहीं चाहते। जब इन निजी निर्णयों के लिए घर के सदस्य अपना ओपिनियन न देकर अपने निर्णय दूसरों पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो ये डोमिनेशन की ही डायरेक्शन है। और अगर अपनी हर बात मनवाने के लिए कोई तुम्हें लगातार डोमिनेट करता ही रहता है, तो उसमें तुम्हारा भी हाथ है। तुमने रोका नहीं, तुम किसी डर की वजह से उनकी बात मानते चले गए। तुमने ही उसे डील नहीं किया, बस डर की वजह से जो कहा गया करते गए। तो उन्हें भी आदत हो गई डोमिनेट करने की। अब जैसे ही तुम उनसे डिसएग्री करोगे और उनकी बात मानने से मना करोगे, तो वो अपना पूरा जोर लगाएंगे ही अपनी बात मनवाने के लिए। बार तो उन्हें लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि ये मेरी बात ही ना माने। उन्हें लग सकता है कि ऐसे तो घर ही बर्बाद हो जाएगा, तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा जोर लगा देंगे। लेकिन जब तुम बार बार उनकी बात ना मानकर प्रश्न खड़े करोगे कि क्यों जरूरी है कि मैं आपकी हर बात मानूं ही, तो उन्हें दिख जाएगा कि जरूरी नहीं है कि ये मेरी बात से एग्री करें। हो सकता है शुरू में ऐसे लगे कि ये स्थिति तो और भी बिगड़ गई, लेकिन अगर तुम्हें उनकी डोमिनेशन से निकलना है तो ये तो करना ही होगा। इसके लिए कभी कभी लड़ाई भी करनी पड़ सकती है। यहाँ लड़ाई करना आपकी जरूरत है। अगर तुम इस तरह के संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हारा उनकी डोमिनेंस से निकल पाना करीब करीब असंभव ही समझो। हाँ सुमिता, अब तुम कुछ बोलो इस बारे में। हाँ, असल में इंसान डरता है झंझट से, इंसान डरता है अनप्लेजेंटनेस से। इसलिए मन में परिवार के सदस्य से कोई इशू भी होता है तो उसे उठाने से डरता है, और सारी जिंदगी बेआराम में जीता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि कभी कभी लड़ाई से बचने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। रोज रोज के बेआराम को खत्म करने के लिए एक बार तो बेआराम से गुजरना ही पड़ता है। हालांकि शांति जी, ऐसा करते हुए भी मन तो अनमना होता ही है। हाँ सुमिता, ये बात तो है, लेकिन हमारे मन का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा देर तक डोमिनेट हो सके। हमारा मन लंबे टाइम तक इसे चला नहीं पाता, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक लंबे समय तक चलने वाला रिलेशनशिप है, और दो में से एक लंबे समय तक डोमिनेटेड फील करता रहे या सप्रेस्ड फील करता रहे, तो उसके अंदर रिजेंटमेंट डेवलप होगा, और समय के साथ साथ ये रिजेंटमेंट बढ़ता चला जाएगा। फिर ये नाराजगी किसी ना किसी तरीके से बाहर भी निकलेगी ही। कभी कभी एकदम से गुस्सा फटेगा। क्या ऐसा ही नहीं होता? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कभी कभी वो दबने वाला इंसान अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहेगा। अक्सर घरों में ऐसे सीन क्रिएट होते ही रहते हैं। जैसे कहीं जाना है, नॉर्मल बातचीत चल रही है, पर वाइफ एकदम से चिल्ला देती है कि अगर आपको इतनी देर से जाना है तो मैं नहीं चलूंगी, आप सब चले जाना। हस्बैंड सोचता है कि ये एकदम से क्या हो गया इसको। असल में एकदम से कुछ नहीं हुआ, वो अंदर रिजेंटमेंट भरा हुआ था, तो वो एकदम से निकल पड़ा। क्योंकि जब अंदर भरा है तो जहां जिसका बस चलता है वहां वह अपनी भड़ास निकाल लेता है। और यहाँ हमारी पहली और आखिरी बात यही है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप पर काम नहीं करते तो ये ऐसे ही चलता रहता है। पूरी जिंदगी आप इस बेजान और नीरस रिलेशनशिप के लिए या तो खुद को या सामने वाले को दोष देते ही रहते हैं। हाँ सुमिता, अगर दो में से एक डोमिनेटेड फील कर रहा है, तो रिलेशनशिप में कोई जान नहीं होगी। जो दबा हुआ फील करता है
उसके मन में उस माहौल के लिए डिसलाइकिंग होगी ही। वो अपने पार्टनर को भी डिसलाइक करने लगेंगे। तो बेसिकली डोमिनेशन और सप्रेशन ये दोनों के लिए और दोनों के बीच के रिलेशनशिप के लिए फायदे की बात नहीं है। जिंदगी में ना तो डरने की जरूरत है और ना ही कभी किसी को डराने की जरूरत है। सारे काम बिना डरे और बिना किसी को डराए भी हो सकते हैं। सुमिता, ऐसा तुम्हारा भी अनुभव होगा ही। हाँ बिल्कुल, हर बात से मैं रिलेट करती ही हूँ। और ये मेरा अनुभव है कि सारे काम बिना डरे और बिना किसी को डराए भी हो सकते हैं। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारा सिर्फ ये बताना और आपका सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। इसके लिए तो वक्त लगाकर प्रोसेस से ही काम करना होगा। अब समय समाप्त होने को है, तो हमें अपनी वाणी को विराम देना होगा। हालांकि अभी डर के और भी इम्पोर्टेंट आयाम बाकी हैं, जिन्हें हम कवर करेंगे अपने अगले वेबिनार में। और तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आज इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। और आज के इस वेबिनार में जो भी शांति जी से मेरी बातचीत हुई उसे समराइज करेंगी सुरभि। ओवर टू सुरभि। In this session, we heard about imaginary fear that hampers our day-to-day life. We are living every day scared of the people of our own family. We are not aware of the fact that neither we need to be scared, nor do we need to scare anyone. Everything can be done without getting scared or scaring the other person. Actually, this problem of fear of conflict is the problem of co-living. Family comprises of individuals who have a different understanding of life, different needs, different wants. They come from different backgrounds. Hence, they have different set of likes and dislikes. So it is natural to have differences or fights over common issues. Adults stay together as a family. Since there are so many things and issues common between them, hence it is normal to have unpleasantness. But husband, wife, parents, in-laws, and kids, all these are long-term relationships. So whoever among these is feeling dominated or suppressed will develop a resentment. And nature of our mind is not such that it can be dominated for long, since being dominated is not natural. Actually, we're all scared of fights. That's why we're scared of bringing up our issues. Everyone feels, since I am quiet, that's why there's peace at home and there are no fights. But one who has to listen or obey to what he doesn't want to, that person is unhappy and will speak up someday. And that is why fights can happen anytime. Agreeing and doing what the other person is saying is not a solution of the fight, and it is not even possible to do so all the time. It would be best if people who are staying together feel equal, neither feels dominated or dominates the other. The most common problem which comes up in families is that of respect. Since here we are talking about adults, so the difference of age needs to be ignored. And we have to understand respect among equals. Respect means that two adults talk to each other properly. You don't ignore the other and you let the other speak. This is the maximum that can be done. With this, we come to the end of this webinar. Our next webinar will be on solutions to your fearful thoughts. I would also like to announce soon we will be starting classes at very nominal rates. These classes will be online for relationship and emotional issues. If you're serious about joining, please WhatsApp us on the number which is on screen right now, and we will send you all the details. Thank you so much for listening to us and giving us your valuable time. Hope you found this webinar worth your while. If you want to hear more from us, please subscribe, like, and share our YouTube channel, Facebook page, and our Insta handle. The links for the same have been posted in chat. Also, to get notifications on such free webinars, you can join our WhatsApp broadcast list. For that, just WhatsApp us on the mobile number which is on screen, and we will add you to it. Thank you again for listening to us. Hope to see you all in our next webinar, which is on
solutions to your fearful thoughts. Thank you.